चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल क्लाउड का एक नया टॉपिक। और उस नए टॉपिक का नाम है वीपीसी। और वीपीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बंदे पहले से एडब्ल्यूएस में काम किया होगा या एडब्ल्यूएस की लर्निंग की होगी या माइक्रोसॉफ्ट एजोर की लर्निंग की होगी, तो उनको वीपीसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। लेकिन आज गूगल क्लाउड के लेक्चर में, गूगल क्लाउड के कैरिकुलम के अंदर, गूगल क्लाउड के वीडियोस के अंदर मैं वीपीसी का जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट एज इट इज रियल इंडस्ट्री का है। मैं आप लोगों को वीपीसी में वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा जो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या? आप कहीं पे भी लर्न करने जाते हैं तो वहां पर आपको ऐसे सिखाया जाता है कि ये देखो वीपीसी हमने बना लिया, इसके ऊपर हमने एक वेब सबनेट रख लिया, एक डेटाबेस सबनेट रख लिया। वेब सबनेट के अंदर वेब सर्वर्स रखे जाते हैं, डेटाबेस सबनेट के अंदर डेटाबेस रखे जाते हैं। वेब सबनेट को इंटरनेट से अलाउ कर दो, डेटाबेस को इंटरनेट से अलाउ मत करो। इस तरीके से मैं आपको ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाला। मैं आपको आज के वीडियो में जो वीपीसी की डिजाइनिंग दूंगा, वीपीसी का जो कॉन्सेप्ट दूंगा, वो एज इट इज इंडस्ट्री का है। एज इट इज इंडस्ट्री का मतलब क्या है? मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कंपनी में वीपीसी इंफ्रा सेटअप की डिजाइनिंग कर सकते हैं। आपकी उस डिजाइनिंग को कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि वही जो डिजाइनिंग मैं आज देने वाला हूं वीपीसी की, सेम डिजाइनिंग इंडस्ट्री में चलता है। कहने का मतलब यह है कि जो वीपीसी, देखो, किसी भी चीज को सीखना और उसे सीख के लाइव एनवायरनमेंट पे इंप्लीमेंट करने में बहुत अंतर होता है। तो मैं आप लोगों को आज जो वीपीसी में सिखाऊंगा वो एज इट इज लाइव एनवायरनमेंट की चीजें सिखाऊंगा कि किसी भी इंडस्ट्री में किस तरीके से वीपीसी का सेटअप होता है, क्या सिनेरियो होता है, क्या डिजाइनिंग होती है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि बहुत ही ध्यान से मेरे हर एक वर्ड्स को सुनना। ठीक है? जो चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, ये आपको कहीं पर नहीं सिखाया जाता। कहीं पर नहीं सिखाया जाता। सिर्फ ये चीज आप सीख सकते हो तो इंडस्ट्री के अंदर कोई सीनियर पर्सन होगा जिसने पहले कभी वीपीसी इंप्लीमेंट किया होगा अपनी कंपनी में, वो आपको ये चीजें सिखा सकता है जो मैं आज सिखाने वाला हूं। तो या तो आप इंडस्ट्री में जाने के बाद सीख जाइए, या फिर आप मेरे इस वीडियो को देखकर सीख जाइए कि किस तरीके से इंडस्ट्री में वीपीसी का सेटअप होता है। तो बेटर है कि आप पहले सीख जाए इंडस्ट्री में जाने से पहले, तो आप इंडस्ट्री में जाने लायक बहुत अच्छे से एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत ही बारीकी तौर पे डिस्कस करूंगा वीपीसी टॉपिक को लेके, पूरा बेसिक से एक्सपर्ट तक लेके जाऊंगा। लैब नहीं करूंगा, लैब अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ डिजाइनिंग बताऊंगा, सिर्फ डिजाइनिंग। तो सबसे पहले तो ये समझो वीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। वीपीसी का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है? समझते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। उससे पहले यह चीज समझो कि वीपीसी की जरूरत किसको होती है, या वीपीसी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था तो ऑन प्रेमाइसेस में कैसे करते थे हम लोग। ठीक है? समझो इस बात को ध्यान से।
यहां पर एक कंपनी है XYZ। XYZ नाम की कंपनी एक बिजनेस करने वाली कंपनी है। लेकिन XYZ नाम की कंपनी जो बिजनेस करती है, इसका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल फिजिकल है। क्या है? फिजिकल है। मतलब फिजिकल इनके ऑफिस है, इनके एम्प्लॉय फिजिकली काम करते हैं, इनके काम करने का तरीका भी पूरा फिजिकल है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, ये लोग रजिस्टर्ड पेन से मेंटेन करते हैं। ये किसी को पेमेंट देते हैं तो वो भी फिजिकली देते हैं, चेक के थ्रू। किसी क्लाइंट से पेमेंट लेते हैं, वो भी चेक के थ्रू। पूरा अकाउंट मैनेजमेंट इनका रजिस्टर्ड के थ्रू होता है। मतलब XYZ नाम की कंपनी ऑनलाइन में अभी तक गई ही नहीं है। अपने काम करने के मॉडल को ऑनलाइन पे लेके ही नहीं गए, पूरा फिजिकली काम कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा फिजिकल काम कर रहे हैं। इनकी मार्केटिंग भी फिजिकल होती है, बैनर्स लगा के, कैंपेनिंग चला के, फिजिकल कैंपेनिंग। इनकी मीटिंग भी फिजिकल होती है। A to Z फिजिकल काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट को डिलीवर फिजिकल करते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग फिजिकल करते हैं, प्रोडक्ट को सेल आउट फिजिकल कर रहे हैं, सब फिजिकल कर रहे हैं। तो अगर ये XYZ नाम की कंपनी अपने बिजनेस को फिजिकली कर रही है, तो मैं बोलता हूं इन्हें कंप्यूटर की नीड ही नहीं है। जब कंप्यूटर की ही नीड नहीं है, तो कहां से डेटा सेंटर की नीड होगी इनको? नहीं चाहिए भाई। कौन सा इंफ्रा लगाना है, कोई टेंशन नहीं। कौन सा स्विच राउटर, कुछ नहीं। कौन सा नेटवर्किंग लगाना है, कुछ नहीं। कौन सा डेटा, कुछ नहीं। जब कौन सा क्लाउड क्या होता है, कुछ नहीं। कोई मतलब लेना देना नहीं है इनको। जो आज से 25 साल 30 साल पहले बॉस कंपनी ऐसे ही काम करती थी। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कंप्यूटर से, कोई लेना देना नहीं होता डेटा सेंटर से, कोई लेना देना नहीं। स्विच राउटर क्या होता है, क्लाउड्स क्या हो गया, कोई मतलब नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कोई मतलब नहीं। डॉकर कुबरनेटिस क्या होता है, कोई लेना देना नहीं, कुछ मतलब नहीं था इनको। लेकिन आप लोगों को पता है कि फिजिकली अपने काम को करना और अपने काम को ऑनलाइन वे से करने में बहुत अंतर है। ऑनलाइन वे से करते हैं तो फास्ट होता है, इजी होता है। तभी तो सब लोग फिजिकल से ऑनलाइन आ रहे हैं। तो अब ऐसे समझो, ये कंपनी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहती है। क्या लेके जाना चाहती है ये कंपनी? अपने बिजनेस को ऑनलाइन में लेके जाना चाहती है। मतलब हर एक काम ये लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं। मार्केटिंग ऑनलाइन, इनके जो लोकल एम्प्लॉइज हैं वो ऑनलाइन लैपटॉप्स में काम करना चाहते हैं, डेटा सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी ऑनलाइन करना चाहते हैं, प्रोडक्ट का पेमेंट रिसीव ऑनलाइन करना चाहते हैं, कैंपेनिंग ऑनलाइन चलाना चाहते हैं, मीटिंग ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो पहला डिसीजन है इनका ऑनलाइन लेके जाना। अब ऑनलाइन लेके जाने के लिए दो तरीके हैं। या तो ऑनलाइन लेके जाना है तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? डेटा सेंटर लगाना होगा। अब डेटा सेंटर जो आप लगाओगे, ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी बिल्डिंग में फिजिकल लगाना चाहते हो या फिर आप क्लाउड पे जाके लगाना चाहते हो। चलो, फिजिकल लगाना चाहते हैं तो फिजिकल भी अगर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा इन्हें? सबसे पहला स्टेप होगा नेटवर्किंग सेटअप करना होगा। क्या करना होगा? नेटवर्किंग सेटअप। है ना? जैसे फिजिकल लगाना चाहते हैं तो ये डेटा सेंटर रूम बनाया, फिर यहां पर स्विच रैक लगाया, रैक के अंदर स्विच लगाएंगे इस तरीके से। रैक के अंदर क्या करेंगे? स्विच लगाएंगे, स्विच में केबल्स वगैरह कनेक्ट करेंगे, स्विच के अंदर VLANs कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर यहाँ फायरवॉल लगाएंगे, फिर यहाँ पर गेटवे लेंगे। ये गेटवे इनका इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। पूरा का पूरा ऐसे सेटअप करेंगे, फिर सर्वर्स लगाएंगे। ऐसी एक रैक है, 1000 रैक लगाना पड़ेगा, बहुत सारे फायरवॉल होंगे। तो इसको कहते हैं नेटवर्क सेटअप करना। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सेटअप। स्विच राउटर सब कुछ लगाएंगे। तो ये नेटवर्क सेटअप कौन कर सकता है? जिस बंदे को नेटवर्किंग का नॉलेज हो,
जो बंदा CCNA CCNP बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, वो बंदा एक काम करके दे देगा। लेकिन फिजिकल लगाने में क्या है, इनको पूरा का पूरा राउटर, स्विचेस, फायरवॉल सब कुछ मार्केट से बाय करना पड़ेगा, है ना। बाय करने के बाद इंफ्रा लगाने के लिए इनके पास अगर लोकल टीम है नॉलेज वाली, जिसको CCNA CCNP के नॉलेज है, तो वही लगा के दे देगा। लेकिन अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करेगा। मतलब ऐसे समझो कि 2-3 करोड़ रुपए इन्होंने नेटवर्क सेटअप लगाने में लगा दिया। कल को मान लो इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है, या फिर ये लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो क्या हुआ, जो 2-3 करोड़ रुपए का आपने नेटवर्क सेटअप किया तो वो गया। अब दुकान वाला तो स्विच वापस करेगा नहीं, राउटर वापस करेगा नहीं, जो कॉन्ट्रैक्टर ने आपका सेटअप लगा के दिया वो तो डीएसएम्बल करके पैसा वापस करेगा नहीं, बल्कि डीएसएम्बल करेगा तो बोलेगा डीएसएम्बल का भी पैसा दे। है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, कोई भी कंपनी अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहती है, तो सबसे उनको जो काम होता है वो डेटा सेंटर लगाना होता है, और डेटा सेंटर के अंदर पहला काम होता है नेटवर्किंग करना। ठीक है। और अगर फिजिकल करते हैं तो आपको पता है ये लॉस होने का डर होता है। तो इसीलिए तो क्लाउड आया मार्केट में। कहा जाता है कि आप कोई भी बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं तो आप फिजिकल ना करें, फिजिकल में आपके पैसे ज्यादा लगते हैं। ठीक है। आप क्लाउड में जाइए। क्या जाइए? क्लाउड में। तो क्लाउड में क्या होता है कि आपको डेटा सेंटर लगाने के लिए, नेटवर्किंग सेटअप करने के लिए रिसोर्सेस के कोई चार्ज आपको नहीं देना। सब रिसोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप रिसोर्सेस लीजिए, क्रिएट करिए। क्रिएट होने के बाद वो रिसोर्सेस जितने आवर्स चलेगा उतने आवर्स के पेमेंट दे दीजिएगा बस। तो आप फिजिकल ना लगाकर अगर क्लाउड पे आके सेटअप करते हैं तो ठीक है भाई, कल को बिजनेस नहीं चलेगा तो डीअसेंबल कर देंगे, चार्ज नहीं लगेगा आपको। तो अगर आप फिजिकल डेटा सेंटर लगाते हैं तो सबसे पहला काम होता है नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग करने के लिए ये सब काम करते हैं। अगर आप क्लाउड में आके डेटा सेंटर लगाते हैं तो क्लाउड में आके अगर डेटा सेंटर लगाते हैं तो क्लाउड में आकर डेटा सेंटर लगाने के लिए भी वहां नेटवर्किंग सबसे पहला स्टेप है। और नेटवर्किंग करना मतलब VPC का नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? VPC का नॉलेज। तो पूरी VPC में हम लोग यही सीखते हैं कि किस तरीके से नेटवर्क सेटअप किया जाता है, किस तरीके से नेटवर्क डिजाइनिंग की जाती है। तो बस फर्क यही है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं। ऑनलाइन लेके जाने के लिए जो फिजिकल डेटा सेंटर आप ना लगाकर क्लाउड पे आ रहे हैं, और क्लाउड पे आ रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आपको VPC सेटअप करना, नेटवर्किंग करना। समझ आ गई VPC का यूज केस। अब कई बंदे ऐसे मेरे पास आते हैं जो 5-5 साल 10-10 साल से फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर नेटवर्किंग में काम कर रहे हो, स्विच राउटर पे। अब वो लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि क्या सर, हम लोग अगर क्लाउड पे आके नेटवर्किंग करेंगे तो हमें कुछ नया सीखना होगा, क्या हमें भी वो शुरुआत से सब कुछ सीखना होगा? तो मैं कहता हूं कि अगर आप लोग पहले से फिजिकल नेटवर्क में अगर आपने काम किया है तो क्लाउड पे आके नेटवर्किंग करना, VPC सेटअप करना आपके लिए बहुत आसान है। बहुत आसान है एज कंपेयर टू जो बंदा टोटली नया है। टोटली नया मतलब कभी फिजिकल में भी नेटवर्किंग में काम नहीं किया, तो उसके लिए डिफिकल्ट है थोड़ा, उसको थोड़ा ज्यादा सीखना होगा क्लाउड पे आके VPC सेटअप करना। लेकिन अगर जो बंदा पहले से फिजिकल नेटवर्क में काम किया है तो उसका कॉन्सेप्ट तो पूरा का पूरा क्लियर है। तो आप फिजिकल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट की बात करो या क्लाउड पे आके VPC लगाओ, वहां नेटवर्क लगाओ, कॉन्सेप्ट सेम है। बस थोड़ा सा आपको नई नई चीजों को लर्न करना होगा कि हम लोग जब ऑन प्रेमाइसिस में डेटा सेंटर लगाते थे तो वहां पर जो हम लोग फिजिकल नेटवर्किंग करते थे तो फिजिकल स्विच राउटर हमारे सामने होती थी। यहाँ पर VPC के केस में सब कुछ वर्चुअली होगा। वर्चुअली चीजें कैसे प्रोविजनिंग करनी होती हैं, कैसे एडिट करना होता है, कैसे डीप कमीशन करना होता है, ये चीजें लर्न करना होता है बस। समझ आ गई? चलो, अब और एक चीज बताता हूं। अब आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर ये बैकएंड में क्या ये क्लाउड प्रोवाइडर करते हैं कि आपको पूरा वर्चुअल नेटवर्क दे देते हैं? कॉन्सेप्ट वही रहता है। इस चीज को समझो।
तो जिस तरीके से आपकी कंपनी फिजिकल डेटा सेंटर में नेटवर्क सेटअप करती है, सेम नेटवर्क सेटअप क्लाउड प्रोवाइडर भी बैकएंड में करके रखते हैं। बस उसके ऊपर थोड़ा दो तीन एक्स्ट्रा काम करते हैं लोग। क्या करते हैं देखो, जैसे ये मान लीजिए क्लाउड प्रोवाइडर का फिजिकल नेटवर्किंग है, ये स्विचेस हैं, ठीक है, ये स्विचेस रखे हुए हैं, ये फायरवॉल रखे हुए हैं, ये राउटर रखे हुए हैं, पूरा का पूरा सब कुछ यहाँ पर आईपी एड्रेस पूल है, सब कुछ है, लोड बैलेंसर सब कुछ है, पूरा का पूरा फिजिकल नेटवर्क है। अब ये लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा काम करते हैं। एक्स्ट्रा काम मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं पूरी की पूरी, इसके ऊपर एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन रन करते हैं। जब वो प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन इसके ऊपर रन होती है, तो ये फिजिकल नेटवर्क डिवाइसेस को आप वर्चुअली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे समझाता हूँ, समझ जाओगे। याद होगा आप लोगों को, आपके फिजिकल सर्वर होते थे, फिजिकल सर्वर के ऊपर आप वर्चुअलाइजेशन जब इंस्टॉल कर देते हो, तो क्या होता है, आप उसके हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड कर लेते हो, कर लेते थे ना। सेम ऐसा ही है यहाँ पर। फिजिकल नेटवर्क किया, फिजिकल नेटवर्क के ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग रन किया, तो इसको आप वर्चुअली डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही किया इन्होंने बैकएंड में। फिर उसके बाद क्या किया, फिर यहाँ पर इन्होंने एपीआई सर्वर लगा दिया, एपीआई सर्वर लगा दिया, ठीक है। फिर अपने कंसोल में जाके अपडेट कर दिया। इनका कंसोल क्या है, https://console.cloud.google.com। बोला यहाँ जाओ, और इसके अंदर जाने के बाद वीपीसी में आओ, वीपीसी के कहाँ, वीपीसी में आओ, और वीपीसी में आने के बाद फिर आप क्लिक करोगे एपीआई, एपीआई के थ्रू आप यहाँ तक पहुंच जाओगे और यहाँ पे अपना नेटवर्किंग कर सकते हो पूरा का पूरा। ऐसा किया इन्होंने पूरा का पूरा, ठीक है। डैशबोर्ड देखना चाहते हो तो ये देख लो, https://console.cloud.google.com। ये देखो, ठीक है। अभी देखेंगे प्रैक्टिकल इस तरीके से। तो अब हम लोगों को करना क्या होता है, थोड़ा सा इसको मिटाओ, समझाता हूँ। इन्होंने ये पूरी की पूरी क्या की, एप्लीकेशन रन किया है यहाँ पर इन्होंने। पता है, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, पाइथन आती है, तो कई ऐसी कंपनी हैं जो पाइथन नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग के लिए यूज करती है। तो कंपनी हायर करती है अपने फिजिकल नेटवर्क को वर्चुअल करने के लिए, ऐसे नेटवर्क प्रोग्रामिंग वाले बंदे चाहिए जो ये एप्लीकेशन में काम करें। आईबीएम जैसी कंपनियों में इन चीज़ों की हायरिंग भी होती है, पता है, क्योंकि आपने फिजिकल नेटवर्क को वर्चुअल करके एज अ क्लाउड यूज कर रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया किस तरीके से उन्होंने बैकएंड में इम्प्लीमेंट किया, और उम्मीद करता हूँ समझ भी गए होंगे आप लोग। console.cloud.google.com, ठीक है। तो अब क्लाउड प्रोवाइडर आपसे बोलते हैं कि आप यहाँ आइए, वीपीसी सेक्शन में आइए, एपीआई के थ्रू आप आइए, और ये मेरा सिर्फ फिजिकल नेटवर्क है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना पूरा का पूरा वर्चुअल
नेटवर्क कर सकते हैं। ये आपने पूरा का पूरा पहले बाउंड्री करिए। जैसे ही आप ये बाउंड्री करते हैं तो इस बाउंड्री को ही ये लोग कहते हैं वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। बस अब इसके अंदर कहते हैं आप अपना लगाइए स्विच, आप अपना स्विच लीजिए। फिजिकल में स्विच बोलते हैं, यहाँ पर सबनेट हो जाता है। जितने चाहे उतने ले लीजिए। आप यहाँ पर अपने फायरवॉल लीजिए, फायरवॉल लीजिए। आप अपना यहाँ पर गेटवे लीजिए, अपना यहाँ गेटवे लीजिए। ठीक है, आप नेट गेटवे लीजिए, आप वीपीएन लीजिए, सब ले लीजिए। यहाँ पर पूरा सेटअप कर लेते हैं। जो फिजिकल में कर रहे थे पूरा यहाँ कर लेंगे हम लोग वर्चुअली। ऐसी कोई दूसरी कंपनी वाला चाहता है तो वो अपना आके यहाँ पे वीपीसी बनाए, वो अपनी अलग बाउंड्री कर ले। उसने अपनी यहाँ पर अलग बाउंड्री कर ली वीपीसी, ये लो। अब वो अपना लगाएगा, और कोई आएगा वेंडर वो अपना लगाएगा। सब अपना अपना लगा रहे हो, सब वर्चुअल पे रह के भी सिक्योर हो। अब कई बंदे बोलते हैं सर ये सिक्योर कैसे है भाई। समझाता हूं, देखो। ऐसे समझो, मान लो ये बैंगलोर है। ठीक है, ये बैंगलोर है। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये पूरा बैंगलोर है। ठीक है, अब इस बैंगलोर का मालिक कौन होगा? वहां की गवर्नमेंट। मतलब ये पूरा एरिया उस गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब मान लो amazon नाम की कंपनी गई, अपना बिल्डिंग खड़ा की अपना डेटा सेंटर लगाने के लिए, इसके अंदर उसने अपना डेटा सेंटर लगा लिया। डेल नाम की कंपनी गई, बाजू में उसने भी अपनी बिल्डिंग खड़े की, उसने अपना डेटा सेंटर लगा लिया। माइक्रोसॉफ्ट गई, उसने भी अपना यहाँ डेटा सेंटर लगा लिया। ऑरेकल ने भी अपना डेटा सेंटर लगा लिया। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। ये माइक्रोसॉफ्ट, amazon, डेल सब ने लगा लिया फिजिकल। अब ये कहते हैं ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, ये मेरा, ये मेरा। ठीक है, आपका है। लेकिन आप सब किसके अंडर अंडर पे आ रहे हो? आप सब अंडर पे आ रहे हो किसके? बैंगलोर की गवर्नमेंट के अंदर। तो आप सबके ऊपर मालिक कौन है? अब बेंगलोर की गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंपनी के डेटा सेंटर के अंदर कभी भी किसी भी टाइम एंटर कर सकती है। लेकिन करती है क्या? नहीं। क्यों? अपनी एक कंप्लाइंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, नहीं तोड़ते उसको। समझ आई? तो ऐसे ही अब ये अमेजोन का डेटा सेंटर ही माइक्रोसॉफ्ट का है क्या? इधर से कोई डेटा इधर आ जाता है, कोई इधर से कोई डेटा इधर जाता है, या इधर का कोई बंदा इधर आता है? हाँ, आता जाता है बिल्डिंग के। माइक्रोसॉफ्ट का बंदा अमेजोन के ऑफिस में जा सकता है, अमेजोन के ऑफिस का बंदा माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में जा सकता है, बट परमिशन के साथ। ऐसे तो नहीं जा सकता। तो सेम काइंड ऑफ थिंग यहां पर ऐसा होता है कि गूगल क्लाउड वालों ने अपना बहुत बड़ा एरिया पे फिजिकल डेटा सेंटर लगाया और आपको वर्चुअल स्पेस दे रहे हैं कि एक कंपनी अपना ही वर्चुअल स्पेस क्रिएट करे, अपना सेटअप यहाँ लगाए। एक अपना यहाँ क्रिएट किया, अपना सेटअप लगाए। एक अपना यहाँ, यहाँ से कोई डेटा यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से कोई डेटा यहाँ नहीं जा सकता। बराबर मॉनिटरिंग चल रही है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं। आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करिए, सब कुछ करिए यहाँ पर, A to Z। बस फर्क ये कि आप पहले फिजिकली काम कर रहे थे, अब चीजें वर्चुअली हैं। बस फर्क ये है कि आपके ऊपर पहले डायरेक्ट गवर्नमेंट आती थी, अब यहां पर आपके ऊपर पहले ये थर्ड पार्टी कंपनी आएगी और इस थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट होगी। समझ आ रही बात? यहां पे सिस्टम समझ आ रहा है? समझने वाले बंदे अच्छे से समझ भी गए होंगे, है ना? चलो फिर हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मेन मुद्दा यही है कि इसी को हम लोग वीपीसी बोलते हैं, फिर हम लोग इसके अंदर सेटअप करते हैं। तो वीपीसी टॉपिक में हम यही सीखने जाते हैं। अब अब मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज, कि ये वीपीसी बनाने के बाद अंदर सेटअप की डिजाइनिंग कैसे की जाती है पूरी की पूरी। ये तो ओवरव्यू समझा, आ जाओ मेन पॉइंट पे। कैसे होता है डिजाइन? देखो, पहले तो क्या होता है
कोई भी बंदा अगर गूगल क्लाउड पे अकाउंट बनाता है तो उसके अकाउंट में एक डिफॉल्ट वीपीसी बनाकर गूगल क्लाउड वाला दे देता है, क्योंकि उसका कहना यह है कि कोई भी बंदा अगर गूगल क्लाउड पे आता है तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट वीपीसी ही बनाए, वो वीएम बनाएगा छोटे छोटे यूज केस के लिए। और कोई भी वीएम क्या होती है, एक वीपीसी के अंदर ही जाती है, नेटवर्क सेटअप तो चाहिए, तो एक डिफॉल्ट वीपीसी वो लोग बना के आपको दे देते हैं। और उस डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर सबनेट्स बना के दे देते हैं वो लोग आपको। कितने सबनेट्स बना के देते हैं, जितने रीजन से हर रीजन में एक सबनेट बना के वो लोग आपको दे देते हैं। देखना चाहो तो दिखा भी देता हूं, प्रैक्टिकल अभी नहीं करा रहा। देखो ये डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर इतने सारे सबनेट पहले से उन लोग बना के रखे हैं आपके लिए। समझ में आ गई बात यहां पे। लेकिन जब कोई भी कंपनी बिजनेस करने क्लाउड पे जाती है तो वो लोग डिफॉल्ट वीपीसी के ऊपर काम नहीं करते, वो लोग बोलते हैं हम अपना कस्टम वीपीसी बनाएंगे, हम लोग अपना कस्टम सेटअप करेंगे, हम लोग अपना कस्टम डिसाइड करेंगे कितने हमें स्विच चाहिए, हर स्विच के ऊपर कितने आईपीस चाहिए, सब कस्टम होता है। तो वही कस्टम डिजाइनिंग कैसे होती है वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये हमने गए और वीपीसी बनाया, ये है हमारा वीपीसी, ये बन गया हमारा वीपीसी, बस ये वीपीसी बन गया। वीपीसी का नाम हमने रख दिया टीसीके वीपीसी, टेक्निकल क्लाउड नॉलेज वीपीसी मैंने नाम रख दिया, ये वीपीसी बन गया, ये वीपीसी बन गया, बाउंड्री खींच दिया, वीपीसी बन गया, बात खत्म। अब जब आप बाउंड्री खींचते हो वीपीसी बन जाता है, तो वीपीसी बनने के साथ साथ आपके आपको एक गेटवे भी ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, गेटवे। तो जैसे ही आपने वीपीसी बनाया आपको एक गेटवे मिल गया, इंटरनेट गेटवे, आपने बाउंड्री खींच दी, ये हो गया आपका इंटरनेट गेट। इंटरनेट गेट, समझ आई बात यहां पे, ये वीपीसी बन गया। जैसे आप लोग अगर फिजिकल डेटा सेंटर लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक लीज लाइन कनेक्शन लेते हैं, है ना, एयरटेल से लेंगे, वोडाफोन से लेंगे, जिससे भी लेंगे एक लीज लाइन कनेक्शन लेंगे, रिलायंस से लेंगे, तो वो क्या करेगा, आपकी कंपनी में आएगा, फाइबर केबल बिछाएगा और एक राउटर लगा के चला जाएगा वहां पे। ठीक है, उस राउटर को कॉन्फ़िगर करके चला जाएगा और आपसे कहेगा कि आप अपना इंटरनल सेटअप जो भी लगाते हैं, आपको अगर बाहर ट्रैफिक लेके जानी है तो हमारे इस राउटर से होके जाएगा, उस राउटर को सिक्योर करके रखा जाएगा। ऐसे ही होता है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग है, आपने वीपीसी बनाया तो एक आपको एक गेटवे मिल गया, ये रहा आपका इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे का मतलब क्या हुआ, अब अपना अंदर जो भी सेटअप आप करते हैं ऐसा प्राइवेटली करिए, लेकिन अगर कल को उसे इंटरनेट पे जाना है तो इस गेट से होकर बाहर निकलेगा, और ये इंटरनेट गेटवे आपका इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा। समझ लग गई बात यहां पे, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब उसके बाद फिर अब आप अपना बताइए यहां पर कि कितने, कौन कौन से सर्वर्स रखने हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से सर्वर्स रखने हैं, कितने स्विचेस लगाने हैं वो आप डिसाइड करेंगे, फायरवॉल्स लगाने हैं उसके रूल सेट करना आप डिसाइड करेंगे। तो यहां पर स्विच नहीं होता है, यहां पर होता है सबनेट। क्या होता है, सबनेट होता है। तो जैसे मैं यहां पर एक सबनेट मैंने ये क्रिएट कर लिया, अब ये सबनेट किस पर्पस के लिए क्रिएट कर रहा हूं ये मैं डिसाइड करूंगा, मेरी कंपनी डिसाइड करेगी, अभी मैं बताता हूं आपको। ये मैंने एक सबनेट बना लिया, ये मैंने एक सबनेट बना लिया, ये मैंने एक सबनेट बना लिया, ठीक है, ये मैंने एक सबनेट बना लिया, ये मैंने 4 सबनेट बनाया। किस पर्पस के लिए बनाया अभी बताता हूं। ये सबनेट बनाया मैंने डेटाबेस रखने के लिए, तो मैंने इसका नाम रख दिया डीबी सबनेट। ये सबनेट बनाया मैंने एप्लीकेशन सर्वर रखने के लिए, तो मैंने इसका नाम रख दिया ऐप सबनेट।
ये सबनेट बनाया मैंने वेब सर्वर रखने के लिए, तो मैंने इसका नाम रख दिया वेब सबनेट। ये सबनेट बनाया मैंने बाहर से अपने नेटवर्क में आने के लिए, तो मैंने इसका नाम रख दिया जंप सबनेट। अब क्या होता है बताऊंगा। अब मैंने यहां पर प्राइवेट आईपी एड्रेस के पूल सेट कर लिए, जैसे मैंने इसका रेंज रख लिया ये। अब ये आईपी एड्रेस मैं कहां से लेके आया ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, अभी ऐसे समझे, क्योंकि गूगल क्लाउड की वीपीसी के टॉपिक में मैंने डिसीजन लिया है कि मैं आईपी एड्रेसेस भी आपको सिखाऊंगा। क्योंकि डिजाइनिंग तो हम लोग को पूरी आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आईपी एड्रेस को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि 10 क्या है, 20 क्या है, ये सबनेट मास्क क्या था, ये चीजें भी मैं क्लियर करूंगा, मैंने डिसीजन लिया। तो अभी सिर्फ आप ये समझे कि एक नेट आईपी एड्रेस का एक नेटवर्क दे दिया मैंने, बात खत्म। जो मुझे ऊपर से मिला था यहाँ पे मैंने दे दिया। ऊपर मतलब मेरी टीम ने जो दिया था, मुझे आईपी एड्रेस का नॉलेज नहीं था, उन्होंने पूरा नेट सबनेटिंग करके मुझे दिया, मैं यूज कर रहा हूँ। नॉलेज चाहिए, मैं अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको यहाँ पर दे दिया, यहाँ पे दे दिया, इसको भी दे दिया एक, इसको भी दे दिया, ठीक है। अब देखो, उसके बाद मैं यहां पर एक फायरवॉल रखूंगा। यहां पर एक फायरवॉल रखा मैंने, फायरवॉल, ये मेरा फायरवॉल, ठीक है। तो इसके अंदर वेब सर्वर्स रखेंगे, इसके अंदर एप्लीकेशन सर्वर, इसके अंदर डेटाबेस सर्वर। ये जंप सबनेट क्या भी बताता हूं। अब देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे वीपीसी की डिजाइनिंग होती है, तो उसके लिए अभी आपको 10 से 20 मिनट और वेट करना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा एक छोटा सा 2 मिनट में आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लोग सिखाते हैं, कैसे लोग सीखते हैं, वो चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने एक वीएम बनाई, और वीएम बनाते टाइम मैंने अपना वीपीसी सेलेक्ट किया। टीसी के वीपीसी के अंदर मैं वीएम बना रहा हूं। अब जब टीसी के वीपीसी में सेलेक्ट करूंगा, तो मुझसे पूछेगा कौन से सबनेट में बना रहे हो, तो मैंने सेलेक्ट किया वेब सबनेट। तो जब मैंने वेब सबनेट सेलेक्ट किया, तो वेब सबनेट के अंदर एक आके वीएम यहां पर क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इस वीएम की आईपी क्या होगी, इस वीएम की आईपी होगी, इस सबनेट में से एक आईपी मिल जाएगी जो भी खाली होगी, सॉरी, फॉर एग्जांपल ये आईपी मिल गई, ये मिल गई। ऐसे ही मैंने एक और वीएम बनाया, जिसको मैंने एप्लीकेशन सबनेट के अंदर बनाया। तो इसकी आईपी क्या मिली, इसको आईपी मिल गई ये 10.0. इसको ये मिल गई फॉर एग्जाम्पल। इसको क्या आईपी मिली, एक और वीएम बनाया डेटाबेस सबनेट के अंदर, क्योंकि डेटाबेस भी कॉन्फ़िगर करना है। इसको आईपी मिल गई 10.0.100, ये मिल गई इसको, ठीक है। अब ये हो गया आपका डेटाबेस सर्वर, ये हो गया आपका एप्लीकेशन सर्वर, ये हो गया आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाके आपने एप्लीकेशन सर्वर की आईपी एड्रेस को मैप करा दिया। एप्लीकेशन सर्वर के अंदर जाके आपने डेटाबेस सर्वर की आईपी को मैप करा दिया। तो कोई भी बंदा अगर वेब पे आता है, उसे एप्लीकेशन सर्वर तक के अंदर काम करना है, तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टिविटी आपने कर रखा है। कुछ डेटाबेस डेटाबेस डेटा वगैरह जनरेट करता, तो ऑटोमेटिक डेटाबेस से कनेक्टिविटी बन जाएगा। ये सेटअप आपने डिजाइनिंग की। लेकिन अगर हम लोग अभी यहां पर देखें, तो इन तीनों में से कोई भी सर्वर
बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता। बाहर मतलब इस वीपीसी के अंदर एक दूसरे से तो एक्सेस हो जाएंगे। बाहर का मतलब होता है इंटरनेट से आने वाला कोई भी कस्टमर इनमें से कोई भी सर्वर तक अभी नहीं जा सकता। अब आपने अगर अपना सेटअप लगाया है तो आपने कस्टमर के लिए ही लगाया होगा। कस्टमर कहाँ बैठते हैं? इंटरनेट पे बैठते हैं, है ना। मान लो ये फ्लिपकार्ट का है और मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं तो इंटरनेट में ही हूं ना। तो मान लो बाहर से बैठा हुआ अगर एक कस्टमर एटलीस्ट वेब सर्वर तक जाना चाहता है तो अभी ये नहीं जा सकता। तो वेब सर्वर तक लेके जाना तो कैसे जाना पड़ेगा? उसके लिए फिर आपको कहा जाता है कि आप एक पब्लिक आईपी क्रिएट करिए। क्या करिए? पब्लिक आईपी क्रिएट करिए। तो आप फिजिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस बाय करते हैं। जिससे आपने लीज लाइन कनेक्शन लिया होगा, एयरटेल, वोडाफोन, जिससे भी लिया, उसी को आप बोलते हैं कि मुझे 100 पब्लिक आईपी दे दे तू, तो 100 पब्लिक आईपी आपको लाके दे देता है। ऐसे ही होता था। फिर वो 100 जिसको जहां यूज करना करते थे आप। तो यहां पर पब्लिक आईपी प्रोवाइडर भी क्लाउड प्रोवाइडर ही है। मतलब गूगल क्लाउड वाला बोलता है कि आपको पब्लिक आईपी लेने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आप पब्लिक आईपी सर्विस भी है। क्या है? यहीं पे आपको पब्लिक आईपी भी मिल जाएगी, यहीं पे आप पब्लिक आईपी ले लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक पब्लिक आईपी बाय कर लिया उनसे, ये उनके चार्ज जरूर करेंगे, मुझे यहीं पे मिल गया, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये मिल गया मुझे लो। फिर मैं ये पब्लिक आईपी को क्या करूंगा? अपने वेब सर्वर के साथ मैप करा दूंगा। ये पब्लिक आईपी को क्या करूंगा? अपने वेब सर्वर के साथ मैप करा दूंगा। तो ये पब्लिक आईपी मेरी इस गेटवे में से होके बाहर निकलेगी। ठीक है। तो ये पब्लिक आईपी मेरी इसके साथ मैप हो जाएगी ऐसे। तो बाहर से किसी भी बंदे को अगर मेरे वेब सर्वर तक आना है तो मैं उसको पता क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस मैं उसे दे दूंगा। ये पब्लिक आईपी एड्रेस मैं उसे दे दूंगा। या तो कंपनी में पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दूंगा तो डीएनएस में चला जाऊंगा। तो यहां पर मेरे को एक डीएनएस सर्विस भी मिलती है। क्या मिलती है? डीएनएस सर्विस भी आपको मिलेगी नेटवर्किंग के अंदर ही। तो डीएनएस सर्विस मिलेगी। वहां पर मैं, अगर मैंने पहले से डोमेन बाय कर रखा है तो यहां पर होस्ट कर लूंगा। तो जैसे मेरे पास डोमेन है टेक्निकल क्लाउड नॉलेज नाम का डोमेन है, मैं यहां होस्ट कर लूंगा और ऐसे एंट्री कर लूंगा यहां पर। और आपको पता है डीएनएस ग्लोबली होता है। ऐसे ए रिकॉर्ड बना लिया और मैंने मैप कर लिया इसके साथ टेक्निकल क्लाउड नॉलेज डॉट कॉम काइंड ऑफ थिंग ऐसे। भाई या तो मैं इसको क्या करूं, ये पब्लिक आईपी बता दूं, ठीक है। तो ये बंदा क्या करे, इस पब्लिक आईपी को अपने ब्राउजर पर डालेगा तो इंटरनेट से होके इस गेटवे से होके यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये पब्लिक आईपी एड्रेस में कितने लोगों को बताऊंगा? तो मैंने डीएनएस की सर्विस यूज करके मैप करा दी। तो मैंने मैप करा दी टेक्निकल क्लाउड नॉलेज और होस्ट कर दी मैंने www.टेक्निकल क्लाउड नॉलेज.com। इस बंदे को बोला कि तू अपने लैपटॉप से बैठ के क्या हिट कर www.टेक्निकल क्लाउड नॉलेज.com। तो हिट मारेगा तो डीएनएस में सर्विस आएगी। डीएनएस में आने के बाद तुझे इसके अगेंस्ट में जो भी आईपी है वो एड्रेस तुझे बता देगी। तो इसे अपने आप वो एड्रेस मिल जाएगा तो तू यहां तक अपने आप पहुंच जाएगा। हालांकि डीएनएस चीज है, जो बंदे डीएनएस जानते हैं समझ गए होंगे, जो नहीं समझे गोली मारो अभी, है ना। तो डीएनएस ने आपको ये एड्रेस बता दिया, आप यहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन डायरेक्ट यहां तक नहीं पहुंचोगे। यहां पे बीच में फायरवॉल भाई साहब भी बैठा हुआ है। तो फायरवॉल भाई साहब क्या बोलेगा कि आपने अपने लैपटॉप से बैठ के ये पब्लिक आईपी को हिट मारो या नाम को हिट मारो। अगर डीएनएस मैप्ड है तो नाम को हिट मारो, अपने आप इस एड्रेस, ये पब्लिक आईपी का एड्रेस पता चल जाएगा। तो यहां पे पहुंचने के बाद डायरेक्ट आप यहां नहीं जाओगे। ट्रैफिक क्या होगी? ट्रैफिक आएगी फायरवॉल के पास, पहले इसके पास आएगी।
फायरवॉल में रूल्स देखा जाएगा कि आपको यहां तक जाने के लिए अलाउ किया गया नहीं किया गया। अलाउ किया गया होगा तब उसके बाद फिर बंदा ऐसे आएगा। तो फायरवॉल को भी तो अपनी ड्यूटी होनी चाहिए ना, फिर यहां आएगा। समझाने का मतलब ये है, फायरवॉल में रूल चेक किया जाए। फिर आप यहां आओगे, यहां आने के बाद फिर आप अपना जो काम करना करो। अगर आपको एप्लीकेशन सर्वर कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम कुछ रन करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, डेटाबेस में काम करना यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, और वापस ऐसे रिवर्ट बैक होके आप निकल जाओगे। ठीक है, तो ये था। अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये है बच्चों वाला कॉन्सेप्ट। ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सब बताया, ये है बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, जो आपको इंस्टीट्यूट वगैरह में यही सिखाया जाता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के अंदर वीपीसी का टॉपिक पढ़ाया गया है, वो आपको यही सिखाते हैं। बट मैं ये नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इंडस्ट्री वाली चीज सिखाने वाला हूं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंडस्ट्री अगर वीपीसी लगाई होगी, कोई भी इंडस्ट्री अगर वीपीसी लगा के बैठी होगी और ऐसा 3 टियर आर्किटेक्चर सेटअप किया होगा मान लो, तो आपको लगता है कि एक वेब सर्वर से उनका काम हो रहा होगा? आपको लगता है एक एप्लीकेशन सर्वर से उनका काम हो रहा होगा, एक डेटाबेस से काम हो रहा होगा? नहीं ना भाई। चलो एक वेब सर्वर लगा हुआ है, कल को बहुत सारे लोग हिट मार दे, सारी ट्रैफिक इधर आ जाए, ये वेब सर्वर बोटल नेक हो जाए, हैंग हो जाए, फिर तो कंपनी क्या बोल करती है कि दो दो वेब सर्वर लगाती है। क्या करती है? दो दो वेब सर्वर लगाती है। और जब दो दो वेब सर्वर अगर कंपनी लगाती है, लगाएगी, तो कस्टमर को कैसे पता लगेगा कौन से वेब सर्वर पे आना है, इस वेब सर्वर पे आना है या इस वेब सर्वर पे आना है? तो अब आप बोलोगे कि ये काम करेंगे ना, एक और पब्लिक आईपी लेके उसको इसके साथ मैप कर देंगे और कस्टमर को बोल देंगे कि दो दो पब्लिक आईपी है। कस्टमर को बोल देंगे दो दो पब्लिक आईपी है। तो अब कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी पब्लिक आईपी पे हिट मारे, मतलब कौन सी वेब सर्वर खाली पड़ा हुआ है? कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये तो ठीक है नहीं। और दो क्या, 2000 वेब सर्वर चल रहे होंगे, क्या 2000 वेब सर्वर होंगे तो 2000 पब्लिक आईपी आप लेके रखोगे, और 2000 पब्लिक आईपी आप कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे? कौन से कस्टमर को क्या पता होगा कि कौन से पब्लिक आईपी को हिट करो तो कौन सा वेब सर्वर खाली है वहां जाना चेक कर? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो चलता ही नहीं है कंपनी में। ये सिर्फ लोगों को वीपीसी बनाना, इंस्टीट्यूट वाले, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले वीपीसी बनाना सिखाने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बात खत्म। इंडस्ट्री में नहीं चलता ये कॉन्सेप्ट। तो इंडस्ट्री में क्या कॉन्सेप्ट चलता है वो मैं बताने वाला हूं अभी आपको। देखो, इंडस्ट्री में ऐसा चलता ही नहीं है। इन सब चीजों को यहां से रिमूव करता हूं, यहीं पे आओ। इंडस्ट्री में क्या होता है देखो, वेब सर्वर हमने बनाया, अब हम लोग यहां पर बनाएंगे लोड बैलेंसर। ये रहेगा हमारा लोड बैलेंसर। क्या रहेगा ये हमारा लोड बैलेंसर? इस लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी रहेगी, इस लोड बैलेंसर पे अपनी पब्लिक आईपी रहेगी, जैसे ये हो गई मान लो, ये ठीक है। लोड बैलेंसर के बैकएंड में ये वीएम रहेगी, और इस और एक से ज्यादा वीएम भी आप रख दोगे। ये एक वीएम और रख दिया, और भी ज्यादा रख दिया, अभी दो ही समझो। इस वीएम पे रहेगी प्राइवेट आईपी, ये प्राइवेट आईपी हो गई, ठीक है। और ये बाहर जो कस्टमर होंगे, ये बाहर वाला जो कस्टमर है उसको मैं
लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी बताऊंगा। किसकी पब्लिक आईपी बताऊंगा? लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी बताऊंगा। तो ये यहां से आएगा लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी के पास, लोड बैलेंसर के पास आएगा। लोड बैलेंसर में भी अपना फायरवॉल होगा, तो लोड बैलेंसर चेक करेगा कि उसको अलाउ किया गया है कि नहीं किया गया। अगर अलाउ किया गया है तो फिर आगे वेब सर्वर तक उसको फॉरवर्ड करेगा। अब वेब सर्वर का काम होगा कि इस वेब सर्वर को भेजे या इस वेब सर्वर को भेजे। जो वेब सर्वर खाली पड़ा होगा उसको भेज देगा। वो लोड बैलेंसर का काम है। क्या होता है लोड बैलेंसर, अभी देखेंगे। ठीक है, ऐसे यहां पे 2000 वेब सर्वर रख दो, लोड बैलेंसर सबको मैनेज करेगा। अब कस्टमर को पब्लिक आईपी नहीं बतानी डायरेक्ट, तो फिर वही डीएनएस वाला खेल आ जाएगा। डीएनएस में मैप करा दोगे, है ना। तो इंडस्ट्री के अंदर हम वेब सर्वर को पब्लिक आईपी देंगे ही नहीं। रिपीट कर रहा हूं, जहां से भी सीख के आ रहे हो कि वेब सर्वर को पब्लिक आईपी एड्रेस देंगे, गलत सीख के आ रहे हो आप। हम वेब सर्वर को पब्लिक आईपी देंगे ही नहीं। एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर तो छोड़ ही दो, हम वेब सर्वर को भी पब्लिक आईपी नहीं देंगे। ध्यान से सुनना मेरे, ठीक है। लोड बैलेंसर को पब्लिक आईपी दी गई, ट्रैफिक ऐसे अंदर आएगी। अब लोड बैलेंसर की जो पब्लिक आईपी है वो भी कस्टमर को नहीं बताना आपको, तो आप अपना डीएनएस कॉन्सेप्ट यूज करिए। तो अब आ गई ट्रैफिक यहां पे। अब वेब सर्वर, कस्टमर आ गया वेब सर्वर पे, अब उसे कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम चलानी है, तो एप्लीकेशन सर्वर तक जाना है उसे। तो अब एप्लीकेशन सर्वर तक जानी है, तो अब एप्लीकेशन सर्वर ये पड़ा हुआ है। अब एप्लीकेशन सर्वर की एंट्री हमें वेब सर्वर पे करनी है, तब तो कनेक्टिविटी बनती है ना, हर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके करनी होगी। हर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके करनी होगी। अब मान लो आपने इस एप्लीकेशन सर्वर की आईपी एड्रेस की एंट्री इस वेब सर्वर के साथ कर दी, इस वेब सर्वर के साथ कर दी। कल को पता लगता है कि एप्लीकेशन सर्वर पे भी बहुत लोड पड़ने लगा, क्योंकि 2000 वेब सर्वर है, बहुत सारे कस्टमर आ गए, 2000 वेब सर्वर बिजी है, 2000 वेब सर्वर एक एप्लीकेशन सर्वर के साथ कनेक्टिविटी बना रखा है, तो डेफिनेटली एप्लीकेशन सर्वर भी डाउन हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, यहां पर भी एक लोड बैलेंसर लगा के रखी। हाँ, ये लोड बैलेंसर पब्लिक नहीं होगा, ये इंटरनल लोड बैलेंसर होगा। क्या होगा? इंटरनल लोड बैलेंसर होगा। ये पब्लिक लोड बैलेंसर नहीं होगा, इंटरनल लोड बैलेंसर होगा। इस लोड बैलेंसर की प्राइवेट आईपी होगी। फॉर एग्जांपल ये हो गई, मान लो ये हो गई, इस सबनेट के अंदर बना ये हो गई, ठीक है। तो यहां पर भी एक से ज्यादा ऐप सर्वर है आपके, यहां पर भी एक से ज्यादा ऐप सर्वर है। ये लो, इस ऐप सर्वर की आईपी है। तो कंपनी क्या करती है, वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाकर ऐप सर्वर की आईपी एड्रेस मैप नहीं करती, इस लोड बैलेंसर की आईपी एड्रेस मैप कर देगी। और इस लोड बैलेंसर के बैकएंड में ये सर्वर भी एडेड है, ये सर्वर भी एडेड है। तो अगर बाहर से कस्टमर आता है, वेब सर्वर वाले लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक इधर जाती है, इधर से अगर किसी कस्टमर को ऐप सर्वर पे जाना है तो ट्रैफिक इस लोड बैलेंसर की आईपी पे जाएगी। ये लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि कौन सा ऐप सर्वर खाली है, वहां ट्रैफिक जाएगी। ऐसे चलता है। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट कंपनी यूज करती है, पूरी चीज बता देता हूं। मान लो कंपनी ने यहां पर ऐसा भी सेटअप कर रखा है कि इस लोड बैलेंसर की आईपी एड्रेस, इस लोड बैलेंसर की आईपी एड्रेस इस वाले वेब सर्वर के साथ मैप कर रखी है, इस वाले वेब सर्वर के साथ मैप कर रखी है, इस वाले वेब सर्वर के साथ मैप कर रखी है। लेकिन कंपनी ने यहां पर 4 वेब सर्वर रखे हैं। क्या रखे हैं? अभी करंटली 4 वेब सर्वर रखे हैं, ठीक है। अब मान लो लोड बहुत ज्यादा है, तो चारों वेब सर्वर बिजी है, तो ठीक है। लेकिन कल को
लोड कम हो गया तो 4 वेब सर्वर में तीन वेब सर्वर खाली है, एक ही वेब सर्वर बिजी है, तो कंपनी 3 वेब सर्वर फालतू को क्यों रखेगी? है ना? या फिर कल को ऐसा भी हो सकता है कि 4 वेब सर्वर है और बहुत सारे कस्टमर आ गए, 4 वेब सर्वर भी नहीं मैनेज कर पा रहा है, तो फिर आप क्या करते हो, और वेब सर्वर क्रिएट करोगे मैनुअली, तो और मैनुअली वेब सर्वर क्रिएट करोगे तो टाइम लगेगा। तो कंपनी यहां पर एक और कॉन्सेप्ट यूज करके रखती है, ऑटो स्केलिंग का। क्या करती है? ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग में क्या होता है कि लोड बढ़ने से अपने आप वेब सर्वर क्रिएट होंगे, लोड कम हो जाएगा तो अपने आप वेब सर्वर डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन लोड बढ़ने से अपने आप वेब सर्वर जो आते हैं वो किस कॉन्फ़िगरेशन का आएगा? तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक टेम्पलेट बना के रख लेती है, एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना के रख लेती है, और लोड बढ़ने से जो वेब सर्वर्स लॉन्च होंगे वो उस टेम्पलेट, उस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके लॉन्च होती है। तो कंपनी क्या करती है, वेब सर्वर के लिए जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जो टेम्पलेट बनाती है, उस टेम्पलेट के अंदर पहले से ऐप सर्वर की लोड बैलेंसर की एंट्री कर देती है, जिससे कि नया सर्वर आए तो अपने आप उन नए वेब सर्वर को पता हो कि इस ऐप सर्वर के थ्रू कनेक्ट होना, तो इस लोड बैलेंसर के साथ एक्सेस कनेक्टिविटी बनाना। ये बहुत बड़े लेवल की बात है जो ऑटो स्केलिंग वगैरह में देखेंगे, बट मैंने समझा दिया आपको इस तरीके से होता है। समझ आ गई? अब ऐसे डेटाबेस, अब ऐप सर्वर पे ट्रैफिक आई, ऐप सर्वर से डेटाबेस पे जाना, तो यहां पर भी बहुत सारे डेटाबेस रखे हुए हैं मान लो। अभी तो जगह नहीं तो मैं दो ही बना रहा हूं, दो दो हजार समझ लो आप। है ना? ये डेटाबेस, ये लो। तो अब इस ऐप सर्वर को कैसे पता लगेगा कि इस डेटाबेस को ट्रैफिक भेजूं या इस डेटाबेस को भेजूं? तो यहां पर भी कंपनी बोलेगी यहां पर भी एक लोड बैलेंसर लगाओ भाई, लो। यहां पर भी कंपनी लोड बैलेंसर एक रखेगी। इस लोड बैलेंसर की भी प्राइवेट आईपी, इसको पब्लिक नहीं रखेंगे, सिर्फ वेब सर्वर वाला लोड बैलेंसर आपका पब्लिक रहेगा। ठीक है? सॉरी। यहां पर भी ऑटो स्केलिंग रहेगा ना, यहां पर भी ऑटो स्केलिंग, ऐप इस लोड बैलेंसर के पास भी ऑटो स्केलिंग, यहाँ भी ऑटो स्केलिंग, यहाँ पे भी वही लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जैसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और किसी भी, ना ही वेब सर्वर पे पब्लिक आईपी रखेंगे, ना ही डेटाबेस में, नहीं एप्लीकेशन, कहीं पब्लिक आईपी नहीं रहेगी। पब्लिक आईपी रखेंगे ही नहीं हम लोग, सिर्फ पब्लिक आईपी रहेगी आपके वेब सर्वर वाले लोड बैलेंसर में, क्योंकि बाहर से कोई भी कस्टमर आना चाहता है तो वेब सर्वर वाले लोड बैलेंसर तक आ जाए, फिर अंदर ही अपना ट्रैफिक यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, रिवर्ट बैक ऐसी हो जाए करेगा। क्या जरूरत है वेब सर्वर को पब्लिक आईपी देने के? चलो वेब सर्वर को पब्लिक आईपी दे दोगे, कोई बंदा बाहर से हिट मार दिया मान लो, तो भाई लोड बैलेंसर के अंदर तो ज्यादा सिक्योरिटी होती है ना, लोड बैलेंसर के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी आप मेंटेन कर सकते हो, डॉस अटैक जैसे सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो, डी डॉस अटैक जैसी पॉलिसीज लगा सकते हो। लोड बैलेंसर के अंदर आप ये पॉलिसीज लगा सकते हो कि पर्टिकुलर कंट्री से ट्रैफिक आए तो डिनाई कर दे, पर्टिकुलर लोकेशन से ट्रैफिक आए डिनाई कर दे, पर्टिकुलर आईपी से ट्रैफिक आए डिनाई कर दे। राइट? एक बार में अगर 1 सेकंड में 2,000 ट्रैफिक हिट करे कोई, उसे डिनाई कर दे, सारी पॉलिसी लगा सकते हो। वेब सर्वर में क्या पॉलिसी लगाओगे आप? तो लोड बैलेंसर तो मच मोर सिक्योर है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जहां से भी सीखते हो, जितनी भी आपको पता है कि वेब सर्वर को पब्लिक आईपी एड्रेस देना, कोई जरूरत नहीं है वेब सर्वर को पब्लिक आईपी एड्रेस देने के लिए। किसी कंपनी में नहीं दिया जाता। अगर किसी कंपनी में दिया जा रहा है वेब सर्वर को पब्लिक आईपी एड्रेस, तो उनका सिनेरियो गलत है। समझ आ गई मेरी बात यहां तक? चलो, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा, सवाल ये होगा, ठीक है सर आपने वेब सर्वर को पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दिलवाया, ना ही एप्लीकेशन सर्वर को दिलवाया, ना ही डेटाबेस को पब्लिक आईपी दिलवाया। कल को हमें वेब सर्वर में कुछ पैच अपडेट करना है, कल को डेटाबेस में कुछ पैच अपडेट करना है, कल को ऐप सर्वर में कुछ पैच अपडेट करना है, कैसे पैच अपडेट करेंगे सर? तब तो दिलवाओगे ना पब्लिक आईपी पैच अपडेट करने के लिए। तो मैं कहता हूं पैच अपडेट करने के लिए भी मैं आपको पब्लिक आईपी नहीं देने दूंगा। तो गूगल कंपनी
या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो, पैच अपडेट करने के लिए इन सर्वर को इंटरनेट में जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पैच अपडेट वाली सर्वर्स जो है वो इंटरनेट में रखे हुए हैं कहीं पे। तो अगर आप पैच अपडेट करने के लिए मान लो इनको पब्लिक आईपी एड्रेस दे भी देते हो, तो होगा क्या, पैच अपडेट करने के लिए अगर मान लो इनको पब्लिक आईपी एड्रेस देते हो, तो उन पब्लिक आईपी एड्रेस में जो ट्रैफिक फ्लो होता है वो ऐसा होता है, कोई भी बंदा उस पब्लिक आईपी एड्रेस को हिट करके सर्वर तक आ सकता है और सर्वर भी बाहर जा सकता है। मतलब सर्वर को बाहर निकलने के लिए तो आप बात समझ में आती है, लेकिन बाहर से भी कोई उस पब्लिक आईपी को हिट मारे तो अंदर तक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन चलता है वहां पे, वन वे नहीं चलता। जैसे मान लो इस वेब सर्वर को मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस दे दी, ये पब्लिक आईपी एड्रेस थी यहाँ पे रख दी मैंने, ये दे दी, तो इसके साथ मैप करा दी। अब इसको पैच अपडेट करना है, तो ये इस आईपी के थ्रू बाहर निकल भी जाएगा, कोई अगर इसको हिट मारेगा तो अंदर तक आ भी जाएगा। ठीक है। अब कई बंदे बोलेंगे सर एक काम करते हैं ना, फायरवॉल में थोड़ा सिक्योरिटी लगा देंगे यहाँ पर। किस लेवल की सिक्योरिटी, कि 22 पोर्ट बंद कर देंगे, ये फलाना निकाना सब लगा देंगे। बट उस लेवल की सिक्योरिटी फायरवॉल से आप नहीं कर सकते। यहाँ पे पोर्ट बेस ब्लॉक करोगे केवल आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस कंट्री से ट्रैफिक आए ब्लॉक कर दो। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, वेब सर्वर को पब्लिक आईपी ना असाइन करके कंपनी यहाँ पर नेट गेटवे यूज करेगी। क्या करेगी, नेट गेटवे। यहाँ पे रहेगा नेट गेटवे। नेट गेटवे, यहाँ पे नेट गेटवे नहीं बोला जाता, यहाँ पर बोला जाता है क्लाउड नेट। क्लाउड नेट। ठीक है। तो आप जब यहाँ पे नेट गेटवे क्लाउड नेट क्रिएट करोगे, तो क्लाउड नेट की खास बात यह होती है कि कोई भी बंदा अगर क्लाउड नेट से होके इंटरनेट पे जाता है, तो क्लाउड नेट आपकी आईपी एड्रेस को हाइड करके अपनी आईपी एड्रेस के बिहाफ पे बाहर जाता है, पैच लेके आएगा अपने बिहाफ में और फिर आपको लाके दे देगा। और कोई भी अगर क्लाउड नेट की पब्लिक आईपी को हिट मारता है, तो क्लाउड नेट का इतना स्मार्ट होता है कि वो जज कर लेता है कि बाहर से ट्रैफिक जो है बाहर से ऑरिजिनेट हुई है, अंदर से होके ऑरिजिनेट गई ही नहीं है, बाहर से ऑरिजिनेट होके उसको तुरंत ब्लॉक मार देता है। समझाता हूं, देखो आपने क्लाउड नेट क्रिएट किया, क्लाउड नेट को एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी, ये मिल गई क्लाउड नेट को एक पब्लिक आईपी, ये ठीक है। और ये पब्लिक आईपी आपकी इस गेटवे से होके बाहर निकलेगी ऐसे, है ना। अब मान लो आप अगर इस वेब सर्वर को पब्लिक आईपी देते थे, मान लो इस वेब सर्वर को आपने पब्लिक आईपी दिया, तो इस वेब सर्वर को आपने पब्लिक आईपी दिया, ये पब्लिक आईपी यहाँ पे दे दिया मान लो। ठीक है। तो ये वेब सर्वर कैसे बाहर निकल रहा था, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे होके बाहर निकल जाता था। कोई बंदा इसको हिट करेगा यहाँ तक अंदर तक आ जाता था। ठीक है ना, डायरेक्ट देने पे। लेकिन जब आप क्लाउड नेट के थ्रू भेजोगे, तो क्लाउड नेट क्या बोलता है कि इसको अगर इंटरनेट पे जाना है इस वेब सर्वर को, तो ये पहले मेरे पास आए, ये यहाँ पे आएगा, क्लाउड नेट के पास आएगा ऐसे। तो क्लाउड नेट क्या करेगा, इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस को हाइड कर देगा। हाइड करने के बाद अपना अपने अंदर एक टेबल बनाता है। टेबल क्या बनाता है कि यहाँ से एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई है बाहर निकलने की, तो इसकी आईपी को हाइड करके उसकी रिक्वेस्ट खुद लेके जाएगा, ये आईपी लेके जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट ऐसे लेके जाएगा बाहर, ऐसे रिक्वेस्ट बाहर लेके जाएगा। बाहर गया रिक्वेस्ट लेके, जहां भाई पैच सर्वर पड़ा वहां पे गया, वहां से पैच लेके वापस आया। वापस आने के बाद अब फिर उस टेबल को देखेगा कि मैं जिसके लिए बाहर से लेके आया हूँ, क्या वो ट्रैफिक क्या वो रिक्वेस्ट आई थी किसी की, तो देखेगा हाँ भाई टेबल में तो है,
इस बंदे की रिक्वेस्ट थी, इसी की रिक्वेस्ट को बाहर लेके मैं गया था, फिर इसको लाके ट्रांसलेट करके दे देता है, ये लाके ऐसे पैच अपडेट कर लेगा। ठीक है, इसकी आईपी को बाहर लेके जाने देगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो ये बंदा, ये क्लाउड नेट वाला बाहर गया था, मान लो कोई हैकर को पता लग गया, अच्छा ये बाहर आया था, अब कोई हैकर मान लो इसको हिट भी मारता है, तो जब इसको हिट मारेगा तो क्लाउड नेट चेक करेगा अपना टेबल में चेक करेगा, देखेगा अच्छा ये तो मैं तो ऐसी कोई ट्रैफिक अंदर से ओरिजिनेट हुई नहीं थी, ये तो एकदम नई ट्रैफिक बाहर से हिट आ रही है, वो देखेगा सीधे डिनाई मार देगा। इसलिए क्लाउड नेट होता है सिक्योर। ठीक है, तो इसीलिए क्लाउड प्रोवाइडर रिकमेंडेड करते हैं कि आप अपने किसी भी सर्वर पे पब्लिक आईपी मत दीजिए। अगर इनको पैच अपडेट करना है, इन्हें इंटरनेट में जाना है, तो उसके लिए मैं आपको क्लाउड नेट की सर्विस दे रहा हूँ, उसके थ्रू होके बाहर आप निकलिए। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ तक क्लियर है? तो किसी भी कंपनी को रिकमेंडेड मत करना कि वेब सर्वर पे पब्लिक आईपी दो, कोई जरूरत नहीं देने की सर, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ वेब सिर्फ वेब सर्वर पे आप प्राइवेट आईपी रखो, और सिर्फ फायरवॉल के अंदर एच टी टी पी एस स्पेस प्रोटोकॉल अलाउ करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ आई? चल, अब यहां पर एक समस्या आप और मेरे को बता सकते हो, और एक समस्या क्या है? ठीक है सर, ये पूरा सेटअप चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, चके में चल रहा है, बढ़िया मजे में चल रहा है। सर एक बात बताओ, वेब सर्वर के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करना है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उस पर काम करना है, कैसे करेंगे? मतलब कैसे करेंगे, कहने का मतलब होता है कि ये सेटअप तो हमने क्लाउड पे लगाया है, अब मैं अपने लैपटॉप से बैठ के इस सर्वर के अंदर तक कैसे जाऊं सर? इसके अंदर कैसे जाऊं, इसके अंदर कैसे जाऊं, इसके अंदर कैसे जाऊं? चलो, आपने गूगल क्लाउड के कंसोल को लॉगिन करके तो मैं अंदर जा सकता हूं। आपने देखा होगा गूगल क्लाउड का कंसोल लॉगिन करके, अगर आप वीएम बनाएं और उसको पब्लिक आईपी एड्रेस ना दें और वहीं से कंसोल पे क्लिक करके आप लॉगिन करें, तो वहां से मैं कर सकता हूं। लेकिन 2-2 हजार सर्वर चल रहे होंगे, मैं कंसोल का राइट तो सबको नहीं होता। हालांकि गूगल क्लाउड में अच्छी सिक्योरिटी है, ठीक है, कि आप एक ऐसा अकाउंट बना दें और उसमें वीएम लॉगिन अलाउ कर दें, और उस बंदे को बोल दें कि अगर आप किसी वीएम पे अंदर जाना है तो आप कंसोल पे जाओ और वीएम लिस्ट देखना, वहीं एसएसएच करके चले जाना। लेकिन हर टाइम ऐसा तो नहीं होगा, मैं बाहर से बैठ के अपने लैपटॉप से अंदर आना चाहता हूँ, या किसी को अलाउ करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे? बंदा अपने लैपटॉप से बैठ के एसएसएच कर ले पब्लिक आईपी की तरफ। अब आप बोलोगे तब तो देना पड़ेगा सर, तब भी देने की जरूरत नहीं है। तब के केस में आप एक जंप सर्वर क्रिएट करें। ये जंप सबनेट मैं इसीलिए बनाया था, इसीलिए मैंने जंप सबनेट बनाया था कि एक जंप सबनेट के अंदर एक जंप सर्वर क्रिएट करूंगा। समझे? जंप सर्वर क्रिएट करूंगा, जंप सर्वर को एक प्राइवेट आईपी मिलेगी और जंप सर्वर को एक पब्लिक आईपी दूंगा। मान लो यही पब्लिक आईपी है, तो जंप सर्वर को एक पब्लिक आईपी मैंने दिया, और जंप सर्वर के ऊपर जो ओएस यूज करूंगा, बहुत हार्डनिंग ओएस की करूंगा, और जंप सर्वर के अंदर जंप सर्वर जो मैंने क्रिएट किया है, इसमें जो फायरवॉल है, इसमें एक रूल सेट कर दूंगा कि ये पर्टिकुलर बंदा जब जंप सर्वर तक आए तो इसकी एक पर्टिकुलर आईपी है, इसकी एक पर्टिकुलर आईपी है, इस आईपी को बस अलाउ करूंगा फायरवॉल में, वो भी 22 पोर्ट के लिए, 22 पोर्ट के लिए अलाउ करूंगा सिर्फ इस आईपी को। तो सिर्फ यही मशीन फायरवॉल से होके जंप सर्वर तक आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बोलूंगा जंप सर्वर तक आप आ जाओ। फिर उसके बाद मैंने बोलूंगा कि अब आपको अगर वेब सर्वर पे जाना, तो वेब सर्वर यहाँ से बैठ के एसएसएच करो वेब सर्वर की प्राइवेट आईपी पे, यहाँ से बैठ के एसएसएच करो वेब सर्वर की प्राइवेट आईपी पे, यहाँ से बैठ के एसएसएच करो डेटाबेस की प्राइवेट आईपी। ये जंप सर्वर मैंने बना रखा।
तो बाहर से कोई बंदा आना चाहता है, ठीक है भाई, जंप सर्वर की पब्लिक आईपी ये ले ले, यहाँ हिट मार, यहाँ जा, अंदर आने के लिए देख। अब यहाँ पे भी बहुत सारे फायरवॉल रूल्स लगाऊंगा, सिक्योरिटी कंप्लाइंस फॉलो करूंगा, वो फायरवॉल में सिखाऊंगा मैं। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। वेब सर्वर पे देना ही नहीं है पब्लिक आईपी। नहीं तो कंपनी आजकल और भी कॉन्सेप्ट यूज करती है, वीपीएन जैसा कॉन्सेप्ट सेटअप लगाती है ना। जंप सबनेट के अंदर एक वीपीएन सर्वर बना लेगी, बोलेगी यहाँ लैंडिंग कर, वीपीएन के थ्रू अंदर आना। ये बहुत सारी कंपनी यूज करती है। समझ लग गई बात यहाँ तक? कोई समस्या? उम्मीद करता हूँ नहीं। सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी जब प्रैक्टिकल लगाऊंगा। अब कई बार कंपनी ऐसा भी करती है कि वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, क्लाउड के अंदर वीपीसी बना के रखी है, और ज्यादा सिक्योरिटी चाहती है कंपनी, तो कंपनी ने पूरा डेटाबेस सबनेट उठा के अपनी फिजिकल बिल्डिंग के अंदर रख लिया। ये डेटाबेस, ये ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर है। ये ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर के अंदर यहाँ पे कंपनी ने डेटाबेस रखा हुआ है। कंपनी बोलती है यार बहुत सिक्योर है, मैं डेटाबेस यहाँ रखूंगी पूरा। तो जब डेटाबेस यहाँ रखी है, तो कोई कस्टमर वेब पे आता है, वेब के थ्रू ऐप पे आता है, आप डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस यहाँ रखा हुआ है, तो कंपनी इस वीपीसी की कनेक्टिविटी बनाएगी इस ऑन प्रेमाइसिस के साथ। तो ये पूरा का पूरा आप वीपीएन सेटअप करके बना सकते हो, या फाइबर कनेक्शन के थ्रू भी बना सकते हो। हर चीज पॉसिबल है, सारी चीज देखेंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ ये वीपीसी सेटअप डिजाइनिंग आपको समझ आई होंगी, और अगले वीडियो में हम लोग इसकी प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।